फिल्म की शुरुआत एक आर्म्ड ऑफिसर रॉयस के अंतरिक्ष यान से गिरने से होती है। अपने फ्री फॉल के दौरान वो होश में आ जाता है और किसी तरह अपना पैराशूट खोलने में सफल हो जाता है। एक जंगल में उतरने के बाद वो यह देखने के लिए जगह का निरीक्षण करना शुरू कर देता है कि कोई और मौजूद है या नहीं। तभी एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल एनफोर्सर कुचलो भी उसी तरह से वहां उतरता है। जैसे ही वह उतरता है, कुचलो ने रॉयस पर अपनी बंदूक तान दी और उसे गोली मारने की धमकी दी। दोनों इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि वे वहां कैसे पहुंचे और उनके बीच बातें गर्मा गई। जबकि दोनों बहस कर रहे हैं, एक और इंसान आसमान से गिर जाता है, लेकिन उसके पैराशूट के बिना, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। रॉयस और कुचलो इस घटना से स्तब्ध हैं, लेकिन अचानक किसी ने उन पर गोलियां चला दी। वे किसी तरह अपनी सुरक्षा करते हैं और हमलावर को घेरने की योजना तैयार करते हैं। सौभाग्य से योजना काम करती है और रॉयस बंदूक की नोक पर आदमी को पकड़ने में सफल होता है। पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि वह आदमी निकोलाई नाम का एक रशियन सैनिक है, जिसे भी इसी तरह जंगल में लाया गया था। तीनों फिर अपने मतभेदों को दूर करने का फैसला करते हैं और जंगल से बचने का रास्ता खोजने के लिए मिलकर काम करते हैं। कुछ देर चलने के बाद तीनों आदमी एक खतरनाक दिखने वाली महिला के पास आते हैं जो उन पर बंदूक तानती है। वह इसाबेल है, जो एक आईडीएफ स्नाइपर है। सबसे पहले वह एक एक करके पुरुषों को गोली मारने की धमकी देती है, लेकिन जब रॉयस ने उसे आश्वासन दिया कि वे सभी उसके दुश्मन नहीं हैं, तो उसने अपना हथियार नीचे कर दिया। कुछ ही समय बाद इसाबेल ने खुलासा किया कि उसने अपने जीवन काल में बहुत सारे जंगल देखे हैं, लेकिन कभी भी इस तरह के जंगल से नहीं गुजरी हैं। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसने आकाश में कुछ अन्य लोगों को पैराशूट के साथ देखा है। यह सुनकर समूह को बचने का रास्ता खोजने और उस दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद हो जाती है। रास्ते में उन्होंने देखा कि दो आदमी बेरहमी से लड़ रहे हैं। वे मोबासा हैं, सियरा लियोन के एक आरयूएफ अधिकारी, और स्टेंस, जो अमेरिका से एक मौत की सजा का कैदी है। हालांकि जैसे ही वे रॉयस और समूह को देखते हैं, वे रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद 6 का समूह जंगल से चलना शुरू करता है और कुछ चीखें सुनता है। हैरानी की बात यह है कि एक सामान्य दिखने वाला लड़का एक पेड़ की डाली से उल्टा लटक रहा है। यह प्रतीत करता है कि उसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। रॉयस समूह का लीडर होने के नाते शाखा को नीचे गिराता है और आदमी को बचाता है। इसके बाद वह व्यक्ति कैलिफोर्निया के एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एडविन के रूप में अपना परिचय देता है। वह उन्हें यह भी बताता है कि आखिरी चीज जो उन्हें याद है वह है काम के लिए अपना घर छोड़ना। उनमें से कोई भी इस स्थान के बारे में नहीं जानता है या वे यहाँ कैसे पहुंचे। जल्द ही रॉयस समूह की कमान संभाल लेता है, लेकिन अपने बारे में बहुत कम जानकारी देता है। इस वजह से इसाबेल को संदेह है कि वह एक किलर है और ब्लैक ऑप्स सेना का पूर्व सदस्य है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही समूह चलना जारी रखता है, रॉयस का मानना है कि उन्हें एक विशिष्ट कारण से जंगल में लाया गया है, क्योंकि एडविन को छोड़कर वे सभी हत्यारे हैं। अगले दृश्य में समूह खाली पिंजरों और एक पौधे की खोज करता है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन होता है। निकोलाई पौधे से मोहित हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाला होता है, डॉक्टर एडविन उसे रोकता है और बताता है कि कैसे पौधा सेकंडों में किसी को पैरालाइज कर सकता है। फिर वह आगे के अध्ययन के लिए पौधे के एक हिस्से को एक छोटे स्कैल्पेल पर लेता है। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और अपने समूह में एक अन्य व्यक्ति हेंजो को जोड़ते हैं, जो एक याकुजा सदस्य है, जो चुप रहना पसंद करता है। उस दिन बाद में इसाबेल ने रॉयस को दिखाया कि चुंबकीय कंपास वहां काम नहीं कर रहा है। बदले में रॉयस यह भी बताता है कि जब से वे आए हैं, सूरज ने अपना स्थान नहीं बदला है। यह प्रतीत करता है कि जंगल किसी भी सामान्य जंगल से अलग है। थोड़ी देर बाद जैसे ही समूह जंगल में खोज जारी रखता है, मोम्बासा गलती से एक जाल पर कदम रख देता है। उनके दुर्भाग्य के लिए यह केवल एक जाल नहीं है, बल्कि घातक जालों की एक श्रृंखला है। कुछ ही सेकंड में कई लकड़ियां, नुकीली वस्तुएं और यहां तक कि स्पाइक्स भी जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे ही हर कोई सुरक्षा के लिए हाथापाई करता है, इसाबेल फिसल जाती है और लगभग नुकीले डंडों वाले गड्ढे में गिर जाती है। सौभाग्य से रॉयस उसके बचाव में आता है और उसे बाहर निकालता है। एक बार खतरा टल जाने के बाद समूह इकट्ठा होता है और अपनी अगली रणनीति पर चर्चा करता है। ट्रैप के आकार और वजन की गणना करते हुए रॉयस ने निष्कर्ष निकाला कि यह मनुष्यों के लिए नहीं था, बल्कि किसी बड़ी और खतरनाक चीज के लिए था। पास में उन्हें एक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के सैनिक की सड़ती हुई लाश भी मिली। जब निकोलाई उसकी जेब की तलाशी लेता है, तो उसे एक दस्तावेज मिलता है जिसमें कहा गया है कि सैनिक को अफगानिस्तान में तैनात किया जाना था।
फिर रॉयस लाश की जांच करता है और मानता है कि विशाल प्राणी, जिसके लिए जाल लगाए गए थे, शायद सैनिक को मार डाला हो। उनकी चर्चा के दौरान किसी को थर्मल विजन के जरिए उन पर नजर रखते हुए देखा जा सकता है। कुछ ही समय बाद समूह आगे बढ़ता रहता है और अंत में पहाड़ी के अंत तक पहुंच जाता है। उन्हें एहसास होता है कि वे पृथ्वी पर नहीं है क्योंकि वहां का आकाश अलग लगता है। अब जो कुछ भी अजीब समझा जाता था, वो समझ में आने लगता है। विदेशी आकाश को देखते हुए रॉयस सभी को बताता है कि उन्हें घर लौटने के लिए एक ठोस योजना के साथ आने की जरूरत है। हालांकि जैसे ही समूह फिर से जंगल में प्रवेश करता है, उन पर विदेशी कुत्तों के एक झुंड द्वारा हमला किया जाता है। ये कुत्ते आकार में बहुत बड़े होते हैं और जबरदस्त गति से चलते हैं। हर कोई अपनी बंदूकें निकालता है और कुत्तों पर फायरिंग शुरू कर देता है। वे उनमें से अधिकांश को मारने में सफल होते हैं, लेकिन एक बच जाता है और इसाबेल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। वह इसे अपने स्नाइपर के साथ शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अटक जाती है। वह फिर अपनी रिवॉल्वर के लिए पहुंचती है और कुत्ते पर कई बार फायर करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसाबेल खुद को गोली मारने का फैसला करती है, लेकिन अचानक एक घंटी बजती है और कुत्ता वापस लौट जाता है। जल्द ही पूरा समूह एक जगह इकट्ठा हो जाता है और रॉयस सभी को बताता है कि उनका शिकार किया जा रहा है। वो समूह के सदस्यों को अपने हथियारों को फिर से लोड करने के लिए भी कहता है, क्योंकि हमले अप्रत्याशित हैं। उसी समय मोम्बासा को पता चलता है कि कुछ लोग गायब है। वे उसकी तलाश शुरू करते हैं और अंततः उसे घायल पाते हैं और वह मदद मांग रहा है। किसी न किसी वजह से वह ग्रुप का सामना नहीं करता और अजीबोगरीब तरीके से हेल्प मी कहता रहता है। इसाबेल समूह में सबसे सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति होने के नाते उसकी मदद करने का फैसला करती है, लेकिन रॉयस उसे रोक देता है, यह दावा करते हुए कि यह एक जाल है। फिर वह अपनी बात साबित करने के लिए कुचलों के पास एक पत्थर फेंकता है। पत्थर एक जाल को सक्रिय करता है और परिणामस्वरूप समूह कुचलों को छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि वह पहले से ही मरने की कगार पर है। जाने से पहले इसाबेल ने अपनी स्नाइपर राइफल से गोली मारकर उसे उसके दुख से बाहर निकाला। इसके बाद रॉयस के नेतृत्व में समूह कुत्ते के पैरों के निशान का अनुसरण करता है और एक हंटिंग कैंप तक पहुंचता है। वहां उन्हें एक अजीब जीव दिखाई देता है जिसे बांध दिया गया है। जैसे ही समूह जगह का निरीक्षण करना जारी रखता है, 4 बड़े जीव वहां पहुंचते हैं और मोम्बासा को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। सौभाग्य से गिरोह के बाकी सदस्य भागने और नदी में कूदने में सफल होते हैं। यहाँ हमें प्रेडेटर्स से मिलवाया गया है, जो जंगल के असली राजा है। कुल मिलाकर 4 प्रेडेटर्स हैं: क्लासिक, ट्रैकर, फाल्कनर और बरसर्कर। वे आकार में बड़े हैं और अपने शिकार का पता लगाने और खुद को छिपाने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं। इस बीच समूह एक किनारे पर पहुंच जाता है। शिकारियों की एक झलक लेने के लिए मोम्बासा को चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इसाबेल रॉयस पर चिल्लाती है। रॉयस ने यह कहकर अपना बचाव किया कि वह सिर्फ उन जीवों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहता था जिनके खिलाफ वे लड़ रहे हैं। फिर वह इसाबेल से कहता है कि वह सभी को बताए कि वह एलियंस के बारे में क्या जानती है। शुरू में इसाबेल हिचकिचाती है, लेकिन जब समूह गुस्से में उसे घूरता है तो वह अंत में बताती है कि उसने पहले भी इन प्राणियों के बारे में सुना है। बहुत पहले ग्वाटेमाला के जंगलों में स्पेशल फोर्सेस की एक टीम को नियमित ड्रिल के लिए भेजा गया था, लेकिन केवल एक ही जीवित निकला। उसकी रिपोर्ट से सभी को एक घातक विदेशी प्राणी के बारे में पता चला जो खुद को छुपा सकता है और अपनी आंखों से लेजर शूट कर सकता है। रहस्योद्घाटन के बाद रॉयस ने समूह को उकसाया और उन्हें शिकारियों को खत्म करने में उनकी सहायता करने के लिए कहा। अगले दृश्य में समूह अपनी योजना को अंजाम देता है और एडविन को चारे के रूप में जंगल में भेजता है। जैसा कि अपेक्षित था, शिकारियों में से एक, क्लासिक, इसकी हवा पकड़ता है और एडविन का अनुसरण करना शुरू कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्लासिक सभी 4 प्रेडेटर्स में से सबसे कमजोर है, क्योंकि यह दूर से शूट करने के लिए इंतजार कर रहे समूह को नोटिस करने में विफल रहता है। योजना काम करती है और जैसे ही क्लासिक एडविन की ओर बढ़ने वाला है, इसाबेल एक साफ शॉट लेती है और प्रीडेटर को मार देती है। हालांकि जब समूह लाश के पास पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि इसाबेल वास्तव में अपना शॉट चूक गई थी। अचानक एक एडवांस एलियन सूट पहने हुए एक इंसान उनके सामने प्रकट होता है और अपना परिचय नोलैंड के रूप में देता है। वह बताता है कि वह प्रेडेटर्स से बच रहा है और वर्षों से सफलतापूर्वक जंगल में रह रहा है। परिचय के बाद नोलैंड समूह को अपने स्थान पर ले जाता है, जो किसी प्रकार का एक पुराना अंतरिक्ष यान प्रतीत होता है। अंदर वह सभी को बताता है कि प्रेडेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, छोटे और बड़े।
उसने यह भी उल्लेख किया है कि प्रेडेटर्स दूसरी दुनिया के योद्धाओं और घातक जानवरों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें इस ग्रह पर लाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य वीडियो गेम की तरह ही शिकार करना और उनकी हत्या करने की क्षमता में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त नोलैंड का दावा है कि प्रेडेटर्स के दो समूह सदियों से युद्ध में हैं। यह सुनकर रॉयस एक योजना के साथ आता है। वह छोटे प्रीडेटर को कैंप से मुक्त करना चाहता है, उसके साथ टीम बनाना चाहता है और उसके अंतरिक्ष यान तक पहुंच प्राप्त करना चाहता है ताकि वह वापस पृथ्वी पर लौट सके। रात में जब पूरा समूह आराम कर रहा होता है, नोलैंड चुपके से दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और धुएं से उनका दम घुटने लगता है। यह पता चला कि उसका एकमात्र इरादा समूह को लुभाना और उनके हथियार चोरी करना था। अंदर, समूह दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन यह कसकर बंद है। अब समय समाप्त होने के साथ रॉयस एक जोखिम भरा निर्णय लेता है और दरवाजे पर एक विस्फोटक फायर करता है। उसकी योजना प्रेडेटर्स को आकर्षित करने की थी और यह काम करती है। कुछ ही समय में प्रेडेटर्स ठिकाने पर आक्रमण कर देते हैं। ट्रैकर नोलैंड के पास आता है और तुरंत उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर यह शेष समूह की ओर बढ़ता है और यहाँ तक कि दरवाजा भी तोड़ देता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, उन्हें तुरंत मारने के बजाय, ट्रैकर उन्हें भागने देता है, जैसे कि वह उनके साथ खिलवाड़ कर रहा हो। पीछा करने के दौरान निकोलाई को छोड़कर बाकी सभी लोग भागने में सफल हो जाते हैं। ट्रैकर उसे पकड़ लेता है और उसे बेरहमी से चाकू मार देता है लेकिन मरने से पहले निकोलाई एक बम को डेटोनेट करता है और उन दोनों को उड़ा देता है। इस बीच समूह के बाकी सदस्य बाहर पहुंच जाते हैं और विस्फोट की आवाज सुनते हैं। इससे उन्हें कुछ पल के लिए राहत मिलती है लेकिन अचानक बर्ज़र्कर वहां पहुंच जाता है। यह महसूस करते हुए कि मृत्यु निकट है, इस बार स्टैंस अंतिम बलिदान देता है और शिकारी को तब तक पकड़कर रखता है जब तक कि उसके दोस्त भाग नहीं जाते। अफसोस की बात है कि उसकी वीरता निराशा में बदल जाती है क्योंकि बर्ज़र्कर उसकी रीढ़ को चीर देता है और उसे तुरंत मार देता है। स्टैंस की मृत्यु के साथ समूह में केवल 4 सदस्य शेष हैं। जब वे एक मैदान में पहुंचते हैं तो हेंजो, जो पूरी यात्रा के दौरान शांत रहा है, उसको कुछ महसूस होता है और बाकी समूह को जाने का निर्देश देता है। प्रीडेटर धीरे धीरे उसके पास आता है। हेंजो ने नोलन के बेस से एक समुराई तलवार ली थी, इसलिए वह इसे अपने अंतिम लड़ाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है। हैरानी की बात है कि उन्नत लेजर और अन्य हथियार होने के बावजूद, प्रीडेटर हेंजो के साहस का सम्मान करता है और निष्पक्ष लड़ाई में लड़ने का फैसला करता है। जल्द ही लड़ाई शुरू होती है और दोनों योद्धा एक दूसरे पर वार करते हैं। यह अंततः समाप्त हो जाता है जब हेंजो प्रीडेटर को काट देता है। हालांकि कुछ सेकंड बाद वह भी अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। दूसरी ओर जैसे ही शेष 3 लोग कैंप की ओर बढ़ रहे हैं, एडविन एक जाल से घायल हो जाता है। वह उठने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। यह महसूस करते हुए कि वह एक दायित्व बन गया है, रॉयस ने इसाबेल को उसे वहीं छोड़ने का सुझाव दिया लेकिन इसाबेल ने मना कर दिया। नतीजतन रॉयस दोनों को छोड़ देता है और अपने दम पर यात्रा जारी रखता है। दुख की बात है कि जब इसाबेल घायल एडविन की मदद कर रही होती है तो वे जाल में फंस जाते हैं। इस बीच रॉयस हंटिंग कैंप में पहुंचता है और वहां बंदी बनाए छोटे प्रीडेटर का सामना करता है। वह प्रीडेटर से मानवीय भाषा में बात करता है और एक सौदा करता है जिससे उन दोनों को फायदा होगा। रॉयस प्रीडेटर को छोड़ देगा और बदले में वो उसे ग्रह से बचने में मदद करेगा। आश्चर्यजनक रूप से प्रीडेटर मान जाता है और जैसे ही उसे छोड़ा जाता है, वो रॉयस के लिए पास के अंतरिक्ष यान को सक्रिय करता है। अचानक अंतिम बड़ा प्रीडेटर, बर्सर्कर, जो सबसे शक्तिशाली भी होता है, वहां आता है। प्रेडेटर्स की 2 प्रजातियां तब लड़ना शुरू कर देती हैं और जैसा कि अपेक्षित था, बर्सर्कर छोटे को मार देता है। जीत के बाद बर्सर्कर ने अंतरिक्ष यान को भी उड़ा दिया जो पृथ्वी के लिए रवाना होने वाला था। ऐसा प्रतीत होता है कि रॉयस भी मारा जा चुका है। इस बीच एडविन और इसाबेल नेट से बचने और थोड़ी दूर तक पहुंचने में सफल होते हैं। हैरानी की बात यह है कि एडविन पहले की जहरीली छुरी निकालता है और इसाबेल के गले पर कट लगा देता है। फिर वह सब कुछ बताना शुरू कर देता है। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वास्तव में वह उन 8 लोगों में से सबसे खराब है। पृथ्वी पर उसने कई लोगों की हत्या कर दी और उसे एक साइको समझा गया। एडविन ने आगे उल्लेख किया है कि अब वह इस दुनिया को पसंद करने लगा है और यहाँ स्थायी रूप से रहना चाहता है। जैसे ही इसाबेल यह सब सुनती है, वह न्यूरोटॉक्सिन की वजह से पैरालाइज्ड होने लगती है। तभी रॉयस दिखाई देता है और दोनों के पास जाता है। यह पता चला कि वह अंतरिक्ष यान पे चढ़ा नहीं था। वह तुरंत इसाबेल को दूर ले जाता है,
यह विश्वास करते हुए कि प्रीडेटर ने उस पर हमला किया था। कुछ ही समय बाद जब वह उसके घावों की देखभाल कर रहा होता है, एडविन उस पर पीछे से हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन रॉयस काउंटर करता है और एडविन को अपनी ही छुरी से मारता है। फिर वह पैरालाइज्ड एडविन के अंदर कुछ विस्फोटक स्थापित करता है और प्रीडेटर को लुभाने के लिए उसे चारे के रूप में उपयोग करता है। जैसे ही प्रीडेटर एडविन पर हमला करता है, एक बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन उसे खत्म करने के लिए अभी भी अपर्याप्त है। सौभाग्य से रॉयस स्थिति के लिए तैयार है। वह जानता है कि प्रीडेटर अपने शिकार को थर्मल दृष्टि से ढूंढते हैं, इसलिए वह अपने शरीर को कीचड़ से ढक लेता है और हर जगह आग भी जलाता है। योजना पहली बार काम करती प्रतीत होती है और प्रीडेटर भ्रमित हो जाता है, लेकिन जल्द ही वो रॉयस के दिल की धड़कन को ट्रैक करता है और उस पर हमला करता है। इस बीच इसाबेल होश में आने लगती है और अपने स्नाइपर को पाने के लिए अपनी ताकत लगाती है। बस जब प्रीडेटर रॉयस को मारने वाला होता है, तो वह उसके कंधे में गोली मार देती है। अवसर का लाभ उठाते हुए रॉयस उठ जाता है और एक कुल्हाड़ी का उपयोग करता है ताकि प्रीडेटर के सिर पर मार दिया जाए और इस पागलपन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। फिल्म समाप्त होती है जब इसाबेल और रॉयस आश्चर्य से सोचते हैं कि वे वापस पृथ्वी पर कैसे लौट सकते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।